तो ये हमारा यूनिट 1 का ही थर्ड चैप्टर है, कम्युनिटी फार्मेसी। फर्स्ट चैप्टर था हमारा हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड चैप्टर था हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द थर्ड चैप्टर इज कम्युनिटी फार्मेसी ऑफ द यूनिट फर्स्ट। ठीक है, कि कम्युनिटी फार्मेसी के कंटेंट हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसका डेफिनेशन, इसका ऑब्जेक्टिव कि ये क्यों आया, इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका लेआउट क्या होना चाहिए, और इसके अंदर जो लाइसेंस होते हैं वो किस तरीके से होने चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस और जनरल लाइसेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो we have to start with the definition of the community pharmacy. तो बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है? तो कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स it includes compounding, counseling and dispensing of drugs to the patient with care, accuracy and legality, along with the proper procurement, storage, dispensing and documentation of medicines. कम्युनिटी फार्मेसी एक तरीके से हम ये देखें कि जो अलग अलग जैसे सामुदायिक जो फार्मेसी होती हैं उनको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी, जहाँ पे ड्रग कम बनाई भी जाती हैं और पेशेंट्स को डिस्पेंस भी की जाती है, साथ ही साथ उनको काउंसलिंग भी की जाती है कि आपको किस तरीके से इसको लेना है, कैसे नहीं लेना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग टेकिंग दिस मेडिसिन। और उसके साथ साथ उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी हमको मेंटेन करके रखना होता है इन द कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, तो the community pharmacist must be a qualified and pertinent with sound education, skill and competence to deliver the professional service to the community. अब फार्मासिस्ट की बात आती है तो कम्युनिटी फार्मेसी में भी एक हमें फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होगा जिससे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द फार्मेसी। ठीक है, उसको पूरा मेडिसिन के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपनी कम्युनिटी को इजीली मतलब काउंसलिंग कर पाए, सारा जो नॉलेज है वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, and the community pharmacy means the any place under a direct supervision where the practice of pharmacy occurs or where prescription order are compounded and dispensed other than a hospital pharmacy or a limited service pharmacy. community pharmacy basically क्या है? एक कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली एक प्राइवेट हम फार्मेसी की बात कर सकते हैं कि आपने कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए वो फार्मेसी बना रखी है जो आसपास वाले लोगों के लिए होती हैं, जहाँ पे कोई अगर कोई पर्सन अपनी प्रैक्टिस करना चाहे तो वो भी कर सकता है, साथ ही साथ जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उनको भी डिस्पेंस किया जाता है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या हो गई थी? हॉस्पिटल फार्मेसी जो हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम बोल रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब कि आपके पूरे शहर में कहीं अलग-अलग जगहों पे जो फार्मेसी ओपन होती हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है कम्युनिटी फार्मेसी। तो क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके कम्युनिटी फार्मासिस्ट की, या जो कम्युनिटी फार्मेसी बनाई गई हैं उसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या-क्या रोल्स होते हैं। तो पहला, डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन टू द पब्लिक। पहली चीज़ हो गई कि जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो बेसिकली पब्लिक के लिए बनाई गई हैं कि हमने नॉर्मल कोई कॉमन मेडिकल स्टोर डाला है जहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन्स अपनी मेडिसिन्स लेके जाते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग दैट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर कंपेटेबल। ये इंश्योर करना चाहिए कि हर ट्रीटमेंट की दवाई आपके पास उपलब्ध है बेसिकली। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट, कि जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मासिस्ट आता है तो उसकी डोज चेक की जाती है और ये इंश्योर किया जाता है कि जो मेडिसिन है वो सही है, और फिर उस पे कंप्लीटली सही लेबल करवा के और फिर उसको डिस्पेंस की जाती है। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि डॉक्टर ने थोड़ी हाई डोज की दवाई लिख दी जो उस पर्सन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसे कोई दिक्कत थी और उसके लिए हाई डोज की दग लिख दी गई है। तो इस तरीके से हमको पूरा चेक करना होता है और फिर ड्रग को जो है वो डिस्पेंस करना होता है पर्टिकुलर पेशेंट को। नेक्स्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ड्रग्स जो आप दे रहे हैं या आप जो स्टॉक कर रहे हैं या जो कोई नार्कोटिक ड्रग्स हैं
उन सब का आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होता है कि कितनी हमने दी, कितनी हमारे पास अवेलेबल हैं, कितनी लीगल ड्रग्स हैं, कितनी स्टोरेज में पड़ी हुई ड्रग्स हैं, तो उनका पूरा हमको रजिस्टर एक मेंटेन करना होता है। ठीक है। सेलिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, ओटीसी जो मेडिसिन्स होती हैं उन्हें भी सेल करना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। काउंसलिंग एंड एडवाइस द पब्लिक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। कोई छोटी मोटी अगर बीमारी है तो हम इजीली उसके लिए दवाई दे पाएँ। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाके बोल देते हैं हमें सर्दी खांसी की दवाई चाहिए या बुखार की चाहिए या पेट दर्द की चाहिए, तो इस तरीके से अगर कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पब्लिक को आपको एडवाइस करना चाहिए। और कोई पर्टिकुलर मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स साइड इफ़ेक्ट, तो उसके लिए भी आपको पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहिए। और जो फार्मेसीज़ सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो फार्मेसी में मेडिकल स्टोर में एज़ अ सपोर्टिंग हेल्प कर रहा है, तो उसको भी आपको पूरा सुपरवाइज़ करना आना चाहिए, उसको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए कि किस तरीके से आपको सब चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। मतलब मेडिकल स्टोर पे बंदे नहीं रखते हैं, फार्मासिस्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा बंदे होते हैं सपोर्टिंग स्टाफ, तो उनको भी सारा नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और इसमें साथ ही साथ बजट और फाइनेंशियल जो हम मैनेजमेंट करते हैं, वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट को करना होता है। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट की या कम्युनिटी फार्मेसी की। ठीक है। फिर आता है लोकेशन और साइट ऑफ ड्रग स्टोर। अब जब भी आप कोई अपना ड्रग स्टोर मीन्स मेडिकल स्टोर या कम्युनिटी फार्मेसी डाल रहे हैं, तो उसकी साइट डिसाइड करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। जब भी आप कोई नया ड्रग स्टोर डाल रहे हैं, तो उसको डालने के पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें मतलब क्या-क्या फैक्टर्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी साइट डिसाइड करनी चाहिए। तो पहली चीज़ होती है थिकली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया। आपको ऐसी जगह पे अपना ड्रग स्टोर डालना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हों, जो रेसिडेंशियल एरिया हो, ताकि ईज़िली आपके पास लोग आएँ और वहाँ से मेडिसिन को प्रोक्योर करें। ठीक है? डेवलपिंग एरियाज़, जहाँ पे पूरा प्रॉपर डेवलपिंग चल रही है या डेवलप हो रहा है, उस एरिया में आपको डालना चाहिए। हॉस्पिटल के पास डालना चाहिए। कोई अगर आस-पास कोई हॉस्पिटल है अच्छा बड़ा वाला, अगर उसके आस-पास अगर अपना आप मेडिकल स्टोर डालते हो, तो वो काफ़ी अच्छा बेटर रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई भी जाएगा मेडिकल स्टोर पे सॉरी हॉस्पिटल पे, तो वहाँ से जो भी मेडिसिन्स उसको प्रिस्क्राइब की जाएँगी, तो वो आपके आस-पास उसके आस-पास वाले मेडिकल स्टोर से जाके ही खरीदेगा। ठीक है? चौथा आता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते-जाते हों, वहाँ पे आपको डालना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ तक रीच कर सकें और अपनी मेडिसिन्स को प्रोक्योर कर सकें। पार्किंग की मतलब मोस्टली जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल हो, उस जगह पे होना चाहिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, वो इज़िली पार्क करके और आपके मेडिकल स्टोर पे आके वहाँ से मेडिसिन ले सके। ठीक है? एंड नियर टू होटल, स्कूल, सिनेमा हॉल एंड प्लेग्राउंड। और कहीं कोई होटल वगैरह है, कोई स्कूल या सिनेमा हॉल हो, उनके आसपास आपको जगह ढूँढनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंसान आ रहा है और अचानक से उसको कुछ होता है, तो वो अपने आसपास मेडिकल स्टोर ढूँढने की कोशिश करता है। तो उसके आसपास में ईज़िली अगर कोई मेडिकल स्टोर उसको मिलता है, तो वो वहीं जाके अपनी ड्रग को प्रोक्योर करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब भी हम कोई नया ड्रग स्टोर डालने वाले हों, तो जब हमको साइट सिलेक्ट करनी होती है कि हम अपना कहाँ डालें मेडिकल स्टोर, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हों, डेवलपिंग एरिया हो, आस-पास कोई हॉस्पिटल हो, ट्रैफ़िक एरिया हो, थोड़े लोग आते-जाते हों, पार्किंग एरिया हो, या फिर कोई होटल, स्कूल या सिनेमा हॉल या प्लेग्राउंड, इस टाइप का कोई चीज़ हो जिसके आस-पास आप डालेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है?
अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आइडियल होल एंड रिटेल सेल। तो इसका आप होलसेल या रिटेल किसी भी टाइप का ड्रग स्टोर डाल रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो जब भी हम उसकी डिज़ाइन या उसका लेआउट को डिज़ाइन करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। मतलब जब भी आप कोई होल या रिटेल ड्रग स्टोर, सबसे पहले हमने क्या बात करी कि उसकी साइट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम साइट देखेंगे। आफ्टर सिलेक्टिंग द साइट हम डिज़ाइन करेंगे हमारे ड्रग स्टोर को, कि हम अपना ड्रग स्टोर को किस तरीके से मतलब बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ तक आएँ, ठीक है? तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड इंक्रीज़ द सेल्स ऑफ अ स्टोर। अगर आपकी दुकान थोड़ी अच्छी दिखेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँगे और आपके जो स्टोर की सेल है वो इंक्रीज़ होगी। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी इन अरेंजमेंट एंड कन्वीनियंस इन फिजिकल काउंटिंग ऑफ मटेरियल। जो भी वहाँ पे कन्वीनियंस प्रोवाइड होना है या जो अरेंजमेंट करना है वो फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि इजीली मटेरियल्स का हम प्रॉपर का मतलब सही तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए बेसिकली। और स्टॉक ऑफिस या कोई रेस्टिंग स्पेस है या फिर कोई पेशेंट के लिए कोई जगह है, तो हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइडेड होना चाहिए और प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कंजस्टेड बना दिया, कहीं पे एक दूसरे से लोग टकरा रहे हैं, मेडिसिन नहीं निकाल पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। एफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटियोरेशन एंड प्रिविलेज ऑफ मटेरियल। और जो भी आप ये जो मतलब जब अपना पूरा बनाते हैं स्टोर को, तो उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी मटेरियल आप रख रहे हैं वो खराब ना हो, उसके प्रोटेक्शन का हमें कंप्लीटली ध्यान रखना होता है, ठीक है? बेटर स्टॉक कंट्रोल बट मिनिमम रूटीन वर्क लाइक रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अच्छे से आपको स्टॉक को मतलब मेंटेन करके रखना है, ताकि आपको कम से कम रिकॉर्ड वर्क करना पड़े। समझ रहे हैं? मतलब कि अ, हमें ये जो हम स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो हमें एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना है, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर हम डेली के डेली उसको मेंटेन करके रखेंगे तो हमें लास्ट में ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो हमें डेली के डेली जो भी हम स्टॉक मटेरियल निकाल रहे हैं या हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं मेडिसिन, या हमारे पास कोई लीगल ड्रग्स आई हैं, तो हम उनका उनका रिकॉर्ड हमें डेली के डेली करते रहना चाहिए। जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करें, जब आपको ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है उसी दिन पे लिख लें, तो आपको वो रहेगा कि 1 वीक में सिर्फ 1 ही प्रैक्टिकल लिखना होगा। और अगर आप ऐसे आप छोड़ते जाएँगे तो एट लास्ट आपके पास जो 8-10 प्रैक्टिकल एक साथ आते हैं, तो जब आपको एक साथ लिखना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क हो जाता है। तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि डेली के डेली आपको मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। अगर आप रूटीनली उस वर्क को करेंगे तो आपको कम से कम काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको पेंडिंग करते जाएँगे तो एट लास्ट आपको बहुत भारी पड़ जाता है। तो हर चीज़ को आप डेली के डेली निभाते रहिए। यही चीज़ कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है? Efficient use of floor space and height and safety from hazards or insurance etc. अब जो फ्लोर स्पेस आप बना रहे हैं या जो उसकी हाइट बना रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कोई हज़ार्ड्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा सब तरीके से वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ इस तरीके से होना चाहिए। इंश्योरेंस वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह और शेल्फ्स वगैरह जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। और वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए आपके ड्रग स्टोर में। और सबसे मेन चीज़ कि जो कस्टमर्स हैं, उनका मूवमेंट प्रीमाइसेस के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ऐसी प्लेस बनानी चाहिए कि कस्टमर नॉर्मली बाहर ही खड़ा रहे, अंदर की साइड में ना आए। किसी-किसी शॉप में होता है कि अंदर बाहर नहीं लगाते हैं, उनको अंदर ही बुला लेते हैं, साइड में लगा हुआ होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सामने की साइड में होना चाहिए, ठीक है? और कम से कम हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स का होना चाहिए। तो जब भी हम ड्रग स्टोर डालते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है हम उसकी साइट डिसाइड करते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग द साइट
हमारा मेन मोटो होता है कि हम उसकी लेआउट को डिज़ाइन करें, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसके पीछे की हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है? फिर आता है आपका ये इस तरीके से लेआउट डिज़ाइन है। ये रिटेल ड्रग स्टोर की डिज़ाइन है, ये होलसेल ड्रग स्टोर की डिज़ाइन है। आप देखेंगे रिटेल सेल ड्रग स्टोर में यहाँ पे आपका एक डिस्प्ले विंडो होता है बेसिकली, जहाँ पे जो भी आपका पेशेंट होता है वो यहाँ पे खड़ा हुआ होता है। ये एंट्रेंस होता है जो भी मतलब वहाँ पे वर्किंग कर रहा है। अंदर टेबल चेयर लगी हुई होती है जो ऑफिस के लोग होते हैं। बाकी फ्रीजर, रेक्स, स्टोरेज ये सब होता है। तो इस तरीके से आपका रिटेल का जो नॉर्मल रिटेल ड्रग स्टोर होता है उसकी डिज़ाइन इस तरीके से नॉर्मली होनी चाहिए, ठीक है? और अगर कोई होलसेल है तो होलसेल में तो थोड़ा बड़ा एरिया होता है। ये 15 स्क्वायर फीट का था, ये 20 एंड 10 स्क्वायर फीट, और इधर 15 और 10 150 स्क्वायर फीट का होता है, और ये 200 स्क्वायर फीट का होता है। तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे टेबल चेयर हमारे सेंटर में होते हैं, यहाँ पे टेबल चेयर इनके साइड में होते हैं, बाकी जगह पर रैक्स अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आपकी सारी मेडिसिन वगैरह रखी हुई होती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से नॉर्मली डिज़ाइन होता है रिटेल ड्रग स्टोर और होलसेल ड्रग स्टोर। अब कुछ अलग-अलग टाइप्स के ड्रग स्टोर होते हैं, लाइक वन इज ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर, वन इज पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर, एंड वन इज प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर, अदर इज फार्मास्यूटिकल सेंटर, एंड अदर इज सुपर ड्रग स्टोर। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो पहले आता है आपका ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर। तो इस टाइप का जो ड्रग स्टोर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि द एंटायर एरिया ऑफ ड्रग स्टोर इज एक्सपोज्ड टू कस्टमर्स, such a design has pleasing and professional appearance and is convenient for both workers and customers। मतलब ये नॉर्मली जो पुराने टाइम से चली हुई आ रही हैं वो ड्रग स्टोर है, जिनको इस तरीके से बनाया जाता है कि वर्कर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए ही एक कन्वीनियंट जोन हो, दोनों आपस में सही तरीके से कांटेक्ट कर पाएँ, और प्रोफेशनल अपीयरेंस हो। ऐसा नहीं कि हम लोगों को या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इसे डेकोरेट कर दें। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कभी भी मेडिकल स्टोर आपको डेकोरेशन के फॉर्म में नहीं मिलेगा बाहर से। ऐसे कि ये नहीं कि बहुत अच्छे से उसकी डिज़ाइनिंग करवा दी या ये करवा दिया, वो करवा दिया, इस टाइप से नहीं करना होता है। प्रोफेशनल लुक आना चाहिए उसका, ठीक है? Personal drug service drug store में in this type of design the whole of the area is not exposed to the customer, but the customer is required to interact with the drug store personnel at the service counter. During the purchasing process, the customer demands an article and the personnel provide the articles. ये कहलाता है पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर, जिसमें कि कस्टमर आएगा, वो ड्रग स्टोर वाले पर्सन को बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर वो कस्टमर की डिमांड पे वो पर्सन उसको पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करेगा। ये कहलाता है आपका पर्सनल सर्विस ड्रग स्टोर, ठीक है? प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर मीन्स इस टाइप की जो डिज़ाइन होती है, इन दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन एसेसरी आर डिस्प्लेड इन द विसिनिटी, while orthopedic and surgical appliances are kept in a separate room and the cosmetic and gifts are arranged in a suitable area in the store। जो प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर होता है उसमें नॉर्मली जो ड्रग्स, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं उनको नॉर्मली डिस्प्ले, जो आपका जो आपकी डिस्प्ले बना हुआ होता है वहाँ पे उनको रखा जाता है, और जो कुछ सर्जरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें एक सेपरेट रूम में रखा जाता है, और बाकी जो कॉस्मेटिक्स और गिफ्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें स्टोर में स्टोर करके बेसिकली रखा जाता है, ठीक है? फिर आता है फार्मास्यूटिकल सेंटर। इस टाइप के जो सेंटर होते हैं वो मेडिसिन सेल करते हैं, कन्वीनियंस आर्टिकल्स, ऑर्थोपेडिक एंड सर्जिकल अप्लायंसेस, एंड इसके अंदर प्रॉपर फ्लोर स्पेस बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है? और इसको प्रॉपर्ली डेकोरेटेड डेकोरेटेड इन द सेंस कि इस तरीके से नहीं कि आपने उसको डिज़ाइन कर दिया काफ़ी ज़्यादा। एक प्रॉपर तरीके से स्टोर रूम बनाया जाता है या डिस्प्ले बनाया जाता है जिसमें हर चीज़ को रखा जाता है।
ठीक है। सुपर ड्रग स्टोर के नाम से आपको समझ में आ रहा है जो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बहुत बड़ा हो उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं सुपर ड्रग स्टोर, जिसका फ्लोर एरिया का स्पेस 5000 to 10,000 विद स्क्वायर डिज़ाइन होता है। और ये नॉर्मली यहाँ पे सेल्फ सर्विस नहीं होती हैं। नहीं मतलब ये डिज़ाइन ये सेल्फ सर्विस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जस्ट लाइक हमारा जो वंडर मार्ट या सुपर मार्केट होता है जहाँ पे हम जाके अपनी चीज़ें खुद से खरीदते हैं, सेल्फ सर्विस करते हैं, उसी तरीके से सुपर ड्रग स्टोर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आता है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स। जब भी हम कोई होलसेल या रिटेल सेल डाल रहे हैं तो हमें उसके लिए लाइसेंस इशू करवाना होता है। एंड फॉर द इशूइंग ऑफ द लाइसेंस हमें कुछ फॉर्म्स फिल करने होते हैं। तो अलग अलग फॉर्म नंबर हैं जो पर्टिकुलर लाइसेंस इशू कराने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X, आपने ऑलरेडी जूरिस लास्ट सेम में पढ़ा है तो आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पता होगा। तो उसमें अलग अलग शेड्यूल्स आते हैं। तो जो शेड्यूल सी, C1 और X के अलावा जितनी भी मेडिसिन होती हैं या जितनी भी ड्रग्स होती हैं, अगर उनके लिए आपको होल सेल के लिए लाइसेंस इशू करवाना है तो आपको फॉर्म नंबर 20B भरना होता है। ठीक है। और अगर आपको रिटेल सेल इशू करवाना है तो एक जनरल लाइसेंस होता है जिसमें आपको फॉर्म 20 फिल करना होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है जिसमें आपको फॉर्म नंबर 20A फिल करना होता है। ठीक है। एक्स शेड्यूल्ड की जो ड्रग्स होती हैं लाइक नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, उनके होलसेल के लिए आपको 20G भरना होता है और जनरल लाइसेंस में आपको 20F भरना होता है फॉर द रिटेल सेल। और जो सी और C1 में स्पेसिफाइड होती हैं लेकिन एक्स में नहीं होती हैं, उनमें हमको 21B फॉर्म नंबर भरना होता है। जनरल लाइसेंस के लिए हम फॉर्म 21 भरते हैं और रिस्ट्रिक्टेड के लिए हम फॉर्म 21A भरते हैं। तो इस तरीके से ये अगर आप कोई होलसेल या रिटेल सेल डाल रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर फॉर्म नंबर भर के लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है, उसी के बाद आप अपना ड्रग स्टोर डाल सकते हैं। ठीक है। अब जनरल लाइसेंस है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, तो बेसिकली शुड बी डिस्प्लेड इन द प्रोमिनेंट प्लेस ओपन टू द पब्लिक। जनरल लाइसेंस अगर आपको इशू हो रहा है तो आप पर्टिकुलरली उस रिटेल सेल को पूरे पब्लिक प्लेस पे डाल सकते हैं। ठीक है। और जो लाइसेंस है वो हमको ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अकॉर्डिंग इशू होता है। एनी चेंज इन द क्वालिफाइड स्टाफ शुड बी रिपोर्टेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद इन 1 मंथ। आपने जिस फार्मासिस्ट के लिए लाइसेंस अप्लाई किया था उसका लाइसेंस आपको मिल गया, लेकिन इफ़ आपकी जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे अगर आप फार्मासिस्ट चेंज कर रहे हो तो चेंज करने के विद इन 1 मंथ आपको रिपोर्ट करना होता है जहाँ से आपने लाइसेंस इशू करवाया था। ठीक है। Precaution prescribed by the licensing authority for the storage of Schedule C and C1 drugs should be observed. जो भी C और C1 ड्रग्स के स्टोरेज के लिए जो भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। कि आपको लाइसेंस इशू हुआ है तो आपको कहा गया था कि आपको ध्यान रखना है जब आप C और C1 के स्टोरेज करेंगे। अगर आप उसमें ध्यान नहीं रखते तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है। और जो भी ड्रग्स आप परचेज करें वो लाइसेंस्ड डीलर या मैन्युफैक्चरर से ही आपको परचेज करनी है। तो ये जनरल लाइसेंस की कंडीशन है कि जब आपको जनरल लाइसेंस इशू होता है तो उसके बाद ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अगर आपने कोई गलती करी तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ठीक है। और एक होता है आपका रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ही होता है कि कहीं पर्टिकुलर जगह के लिए बनाया गया है या कोई पर्टिकुलर थिंग्स के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। तो जो भी लाइसेंसी है मतलब जिसको लाइसेंस मिला है उसके पास प्रॉपर प्रिमाइस होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी होती है प्रॉपर फॉर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स टू विच द लाइसेंसी अप्लाई प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू द वेंडर्स। मतलब आप जब भी आप रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर प्रीमाइसेस होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड की जानी चाहिए। ठीक है।
बाकी वही चीज़ आ गई कि जो लाइसेंसी है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ आपको लाइसेंस डीलर या मैन्युफैक्चरर से ही खरीदनी है। लाइसेंस कैन ओनली डील इन सच ड्रग्स कैन बी सोल्ड विदाउट द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन्स। बिना सुपरविजन के अगर आप कोई ड्रग्स होल्ड कर रहे हैं तो सॉरी, ये लाइसेंस सिर्फ उन मतलब जहाँ पे आप कोई फार्मासिस्ट वगैरह नहीं है, कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, तो वहाँ पे ये लाइसेंस डील कर सकता है, ठीक है। और ड्रग शुड बी सोल्ड इन द ओरिजिनल कंटेनर। और इस रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप ड्रग बेचेंगे उसे आपको ओरिजिनल कंटेनर में बेचना है। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी और कंटेनर में पास करके बेच रहे हैं, ठीक है। और फाइनली आता है कि जो आपकी कम्युनिटी फार्मेसी होती है वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, लाइक लीगल रिकॉर्ड्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। Legal records like maintain adequate record related to acquisition and disposition of certain drugs, distribution of poison and hazardous substance. Legal records means हमें एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होता है। उस रजिस्टर में हमें जितनी भी पॉइजनस ड्रग हैं या जितनी भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं या काफ़ी जो हार्मफुल ड्रग्स हैं, उनका पूरा एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है कि आपने कितने अमाउंट में उसको बेचा या आपने कितने अमाउंट में उसको खरीदा, कौन से पेशेंट को आपने दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हम मेंशन करते हैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है आपका पेशेंट रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री, मतलब हमने किस टाइप की ड्रग उसको प्रोवाइड की, कितने अमाउंट में उसको दी, और उसका कोई इंट्रैक्शन वगैरह अगर नोटिस किया तो वो आपको लिखना होता है। कोई इंश्योरेंस क्लेम्स या इनकम टैक्स डिडक्शन हुआ है किसी पेशेंट का तो वो आपको मेंशन करना होता है, तो वो कहलाता है आपका पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आप किसी भी तरीके का रेवेन्यू या एक्सपेंसेस जो भी आप कर रहे हैं, कोई आगे की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बजट फाइनल कर रहे हैं, या आपको कोई इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न मिला है या कोई प्रॉफिट हुआ है, तो ये सब चीज़ें हमको फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करके रखनी होती हैं। तो इस तरीके से हमें 3 तरीके के रिकॉर्ड जो होते हैं वो मेंटेन करना होता है इन द कम्युनिटी फार्मेसी या इन द ऑल फार्मेसी। कोई सी भी फार्मेसी हो उनमें हमें इस तरीके के रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो मेंशन करने होते हैं।